हमारा देश भारत भारत जो चंद्रमा पर जा पहुंचा है, वही भारत अपना अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने की तैयारी कर रहा है। Group Captain Shukla will become just the second Indian in space. भारत जो रिच कल्चर, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और मल्टीपल ग्लोबल अचीवमेंट्स के लिए जाना जाता है, चाहे स्पेस पावर बनने की दौड़ हो या फिर खेल का मैदान, हमारा देश हर दिन कोई न कोई नया कीर्तिमान स्थापित करता ही रहता है। लेकिन इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद एक ऐसा सच है जो सालों से नजरअंदाज हुआ है, और अब वही सच भारत की मोरल इमेज पर एक धब्बा बन चुका है। आज भारत ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक ऐसा इमर्जिंग हब बन चुका है जहां न सिर्फ अपने देश की लड़कियां बल्कि हमारे पड़ोसी देश जैसे नेपाल, बांग्लादेश, इवन अफ्रीकन नेशन से लाई गई महिलाएं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इस वेल ऑर्गेनाइज सिंडिकेट का शिकार बन रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल बांग्लादेश से 50,000 से ज्यादा लड़कियां और नेपाल से 5 से 10,000 लड़कियां तस्करी के जरिए भारत लाई जाती हैं। अनुमान है कि करीब 1 से 2 लाख नेपाली विक्टिम्स आज भी भारत में फंसी हुई हैं, जहां उन्हें जबरन प्रोस्टिट्यूशन, डोमेस्टिक लेबर और अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ पड़ोसी देश तक सीमित नहीं है। अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कारोबार एक वेल स्ट्रक्चर्ड क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क बन चुका है। नाइजीरिया, युगांडा, केन्या, घाना, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, रसिया और अफगानिस्तान जैसे देश से महिलाओं को फेक जॉब ऑफर्स, मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट और स्टूडेंट वीज़ा के नाम पर भारत में लाया जाता है, फिर उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया जाता है। हालांकि विक्टिम्स की संख्या आज भी अनडॉक्यूमेंटेड है, लेकिन हर दिन देश के किसी न किसी कोने में इन देशों की महिलाओं के रेस्क्यू या ट्रैफिकिंग सिंडिकेट के एक्सपोज होने की खबरें सामने आती रहती हैं। एक ऐसी ही कहानी है हमारे पड़ोसी देश नेपाल के चरिमाया तमांग की। तमांग सिर्फ 16 साल की थी जब उन्हें भारत लाया गया और भारत लाकर उन्हें रेड लाइट एरिया में भेज दिया गया, जहां करीब 22 महीनों तक शी वाज फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशंस। साल 1996 में भारत सरकार ने एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया और चरिमाया तमांग समेत 200 से अधिक नेपाली महिलाओं को रेड लाइट एरिया से रेस्क्यू कर उन्हें वापस उनके देश भेजा। कुछ ऐसी ही कहानी है साल 2024 में हैदराबाद पुलिस ने एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट को एक्सपोज किया और 17 अफ्रीकन लड़कियों को रेस्क्यू किया, जिसमें 14 लड़कियां केन्या से, 2 युगांडा से और 1 तंजानिया से थी। ये पूरा का पूरा रैकेट शिवा कुमार नाम के एक ऑर्गेनाइजर द्वारा ऑपरेट किया जाता था। अगर आप अखबार के पन्ने पलटेंगे तो हर रोज आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हजारों खबरें मिलेंगी देश के किसी न किसी कोने से। लेकिन सवाल ये है कि भारत जैसे देश जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी और जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उसी देश में हर रोज हजारों लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे क्राइम का टारगेट कैसे बन रहे हैं। और यही संविधान हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम और सबसे महत्वपूर्ण राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का। आर्टिकल 23 में साफ लिखा गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर और अन्य इस प्रकार के शोषण के सभी रूप पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं और इसका उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है। भारतीय संविधान का ही आर्टिकल 21 न केवल भारतीय नागरिकों बल्कि भारत में रह रहे सभी नागरिकों, चाहे वह विदेशी ही क्यों ना हो, उनके राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अधिकार को सुनिश्चित करता है। अगर हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बढ़ते हुए मामले की जड़ तक जाएं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है पड़ोसी देश के साथ खुला हुआ हमारा बॉर्डर। भारत बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर का एक लंबा लैंड बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें से 840 किलोमीटर तक का बॉर्डर आज भी खुला है। न कोई चेक पोस्ट है, न कोई फेंसिंग और न ही कोई सर्विलांस सिस्टम। यही हाल है भारत और नेपाल के बीच शेयर हो रहे 1751 किलोमीटर लैंड बॉर्डर का। भारत और नेपाल 31 जुलाई 1950 को एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजिक रूप से नजदीक रहने के उद्देश्य से एक ट्रीटी पर साइन करते हैं, जिसका नाम है इंडिया नेपाल ट्रीटी फॉर पीस एंड फ्रेंडशिप। इसी ट्रीटी के अंतर्गत दोनों देश अपने अपने नागरिकों को एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीजा के आने जाने की अनुमति देते हैं। यह ट्रीटी उस दौर के लिए शायद जरूरी हो, लेकिन आज के हालात में इसकी इम्पोर्टेंस पर पुनर्विचार करने का समय आ चुका है। बात चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हो या फिर ISI द्वारा कराए जा रहे घुसपैठ की, इस ट्रीटी के अंतर्गत हो रही फ्री मूवमेंट्स आज भारत के लिए एक गंभीर संकट का रूप ले रही है। भारत आज एक तरफ इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इमर्जिंग डेस्टिनेशन हब बनता जा रहा है, दूसरी तरफ इसके डोमेस्टिक आंकड़े भी आसमान छू रहे हैं।
भारत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क हर दिन इस तरह मजबूत हो रहा है कि इसे रोकने में हमारे लीगल सिस्टम की कमजोरी साफ नजर आती है। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 जैसे आउटडेटेड लॉ इस डिजिटल दौर में हो रहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने में पूरी तरह असमर्थ हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है गिरता हुआ कन्विक्शन रेट। द हिंदू में पब्लिश एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के बीच में इंडिया में 10,000 से ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस रजिस्टर्ड हुए हैं, लेकिन इस मामले में कन्विक्शन सिर्फ 1031 की हुई है। मतलब हर 10 में से सिर्फ एक मामले में ही दोषियों को सजा मिल पाई है। ये आंकड़े हमारे लॉ इन्फोर्समेंट और जुडिशियल सिस्टम की कमजोरी का और उनके फेलियर का सबसे बड़ा उदाहरण है।